वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंस को समझा है। देन उसके जस्ट बाद हमने इंग्लिश का पूरा सिलेबस को ब्रेक डाउन किया है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने इंग्लिश के इस पूरे सिलेबस को जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेसेसरी है, मैंने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन उसके बाद मैंने उस सिलेबस की वेटेज को एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट्स। एंड इन दिस लेक्चर हम इंग्लिश ग्रामर में एक स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। सोचने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो 6 महीने तक रेगुलर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? बट तब भी वो अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं लेके आ पाते। किसी के 18 आते हैं, किसी के 22, तो किसी के 25 और किसी किसी के इनसे भी कम आते हैं। बट वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 45 या सिर्फ एक एक महीना पढ़ाई करी है या 45 डेज ही पढ़ाई करी है, बट तब भी उनके 40 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाते हैं वो आउट ऑफ 50। सो स्टूडेंट्स, कमी कहाँ आ रही है? प्रिपरेशन दोनों ने करी, एक ने 6 महीने करी है और एक ने सिर्फ 1 या 1.5 महीने करी है, बट स्टिल दोनों के मार्क्स में डिफरेंस है। तो एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल कमी कहाँ आ रही है? सो स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल कमी आती है वो है स्ट्रेटेजी। एक्चुअल कमी किस चीज की है स्टूडेंट्स? स्ट्रेटेजी की। इसीलिए हम इस पूरे सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमने देखा है अपने सिलेबस को कोर ग्रामर में बांटा, देन उसके बाद वोकैबुलरी, ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइड स्किल्स, उस पूरे सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। हमें क्या करना है? एक स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स। एंड इस लेक्चर में हम वो पूरी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर देंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को स्टार्ट कर सके, हम अपने लेक्चर्स टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स हेड बैक। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो जल्दी से हमारे लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है स्टूडेंट्स, लिंक पे क्लिक करें एंड जाके पूरे लेक्चर्स इजीली देख लें। बिकॉज ये लेक्चर या इस पूरी सीरीज की आपको इंपॉर्टेंस तभी समझ आएगी जब आप सारे लेक्चर सीरियल नंबर्स में देखते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं, तो स्ट्रैटेजी सही है या गलत, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स। बिकॉज सही स्ट्रैटेजी सही रिजल्ट देती है और गलत स्ट्रैटेजी, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट हमेशा एवरेज रहता है स्टूडेंट्स। रॉन्ग स्ट्रैटेजी एवरेज मार्क्स देती है, यानी कि रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे मार्क्स पे एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालती है। अब रॉन्ग स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? जंपिंग टू क्वेश्चंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, यानी कि किसी भी क्वेश्चन पे तुरंत जंप कर देना जबकि हमें उसका कंसेप्ट ही नहीं मालूम है। जब तक हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? जस्ट रटा मार के? उससे क्या होगा? एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा? Is it possible? So answer is no. Because if एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया तो ही तो आप रट्टा मार के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट इफ वर्ड्स में जरा सी भी हेर फेर हुई तो क्या आप कर पाएंगे? ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे इफ आपको करेक्ट स्ट्रेटजी मालूम है स्टूडेंट्स। सो jumping to questions without understanding concept is actually a wrong strategy. Then we have random practice without pattern recognition. random practice random practice without pattern recognition. So students, इसका क्या मतलब हुआ? आप रैंडम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या मल्टीपल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जबकि आपको पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा है, आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, बट आप रैंडम प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। देन वी हैव मेमोराइजिंग आंसर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग रूल्स। जैसे मैंने फर्स्ट में कहा स्टूडेंट्स कि आप आंसर्स को मेमोराइज यानी कि याद कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, आप एक रट्टा मार रहे हैं आंसर्स का, जबकि आपने जो रूल्स हैं उन्हें याद ही नहीं रखा। आपने रूल्स तो याद नहीं करे या आपको रूल्स पता ही नहीं है, बट आप आंसर्स का रट्टा मारने में लगे हुए हैं। तो इन दैट सिनेरियो स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स एवरेज ही रहेंगे। बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रूल्स नहीं मालूम स्टूडेंट्स। देन नो सिस्टमैटिक वोकैबुलरी बिल्डिंग। जब हम वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। इफ वो सिस्टमैटिक वे में नहीं है तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। देन टेकिंग मॉक्स विदाउट प्रॉपर एनालिसिस मींस स्टूडेंट्स, आप रेगुलर मॉक्स देने में लगे हुए हैं, आप रेगुलर पीवाईक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट आप एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ चल ही नहीं रहे। आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, आपने सिलेबस को समझा ही नहीं,
या आपने कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं करे या आपको रूल्स याद ही नहीं है, बस आप क्या कर रहे हैं, आप रेगुलर मॉक्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स। बट अब सही स्ट्रेटेजी क्या है? मैं इतनी देर से रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको बोल रहा हूं, देन अब सही स्ट्रेटेजी क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज आवर राइट स्ट्रेटेजी? नाउ स्टूडेंट्स, मास्टर्स फंडामेंटल्स बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस मींस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपने सारे फंडामेंटल्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, एंड तब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली गोना अफेक्ट योर क्यूरिकुलम। ओके, देन वी हैव लर्न फ्रॉम पीवाईक्यू पैटर्न सिस्टमैटिकली मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आप पैटर्न्स को सिस्टमैटिक वे में समझ रहे हैं। बेसिकली एग्जामिनर के पैटर्न को आप समझिए कि जो एग्जामिनर है जिसने पेपर सेट किया है वो किस तरह सेट किया है, या उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटीज क्या है। अगर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे स्टूडेंट्स, तो हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चन पेपर में हाई से हाई स्कोर करेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। ओके, नाउ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, सेकंड में भी बोला था, दैट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। बिकॉज जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाते, जब तक हमारा जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम अपनी ऊपर की बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते स्टूडेंट्स। देन कंसिस्टेंट डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस मींस हम अपनी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस डेली रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, रेगुलर मॉक विद डीप एनालिसिस। हम मॉक रेगुलर देंगे, बट क्या हमें रैंडम मॉक्स देने हैं? नो, नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स, हमें रैंडम मॉक्स नहीं देने। इंस्टेड हमें मॉक्स जो देने हैं वो प्रॉपर एंड एक डीप एनालिसिस के साथ देने हैं स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन चेक दैट स्क्रीन पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। यही 4 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारी पूरी कोर्स की स्ट्रेटेजी बनने वाले हैं। एज यू कैन चेक, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है मास्टर कंसेप्ट फर्स्ट। व्हाट आई हैव रिटन? मास्टर कंसेप्ट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मास्टर्स करना है अपने कंसेप्ट में। जो हमारे बेसिक्स हैं सबसे पहले हम वो क्लियर करेंगे, देन उससे हम आगे बढ़ेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लास्ट में अपने पूरे कंसेप्ट में मास्टर्स क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट विच इज लर्न फ्रॉम पीवाईक्यूज। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम एनालाइज करेंगे, जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था स्टूडेंट्स, दैट हम क्या करेंगे, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न को समझना है स्टूडेंट्स। हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है कि एग्जामिनर एक्चुअल में हमसे चाहता क्या है, या एग्जामिनर एग्जाम में किस तरह से और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट वी हैव डेली वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स, हमें डेली वोकैबुलरी करना होगा। जैसे मैंने आपको यहां भी बताया था कि हमें वोकैबुलरी की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स, एंड हमें सिस्टमैटिक वे से, नो सिस्टमैटिक वोकैबुलरी बिल्डिंग मींस यहां पे जो एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि बच्चे एक सिस्टमैटिक वे से वोकैबुलरी बिल्डिंग नहीं करते हैं, बट हमें वो गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, हमें वोकैबुलरी को कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस देनी है स्टूडेंट्स। देन वी हैव रेगुलर मॉक टेस्ट, एंड हमें मॉक टेस्ट भी रेगुलर देने हैं स्टूडेंट्स। यही 4 चीजें, जो ये 4 चीजें हैं, यही 4 चीजें स्टूडेंट्स हमारी स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगी। इन्हीं चारों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम और डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिलर 1 which is master concept first. Our pillar 1 is master concept first. Students, concept ही king है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं एक्यूरेसी नहीं बन रही, क्वेश्चन गलत हो रहा है, या ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। रीजंस बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट मजबूत नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिना फाउंडेशन के घर बनाना, पहले 2 बारिश में ही घर गिर जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको रट्टा नहीं मारना है स्टूडेंट्स। आई रिपीट, आपको रट्टा नहीं मारना,
आपको हर चैप्टर के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। आप जब भी कोई टॉपिक या कोई भी चीज आप एनालिसिस करो, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी रूल्स हैं वो आपके अगर क्लियर होंगे, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को इजीली क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल बहुत ही सिंपल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एंड द एग्जाम्पल इज ही गोज टू स्कूल, राइट, नॉट गो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने गो क्यों नहीं लगाया? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे जो ये ही है ये थर्ड पर्सन है एंड ये सिंगुलर फॉर्म में है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि ये थर्ड पर्सन क्या हुआ। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, राइट, जब हम ग्रामर में बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को थ्री पर्सन्स में डिवाइड किया जाता है। कितने? थ्री पर्सन्स में स्टूडेंट्स। थ्री पर्सन्स का और किस पर्सन में? एक होता है, जस्ट अ सेकेंड, एक हो गया फर्स्ट पर्सन, एक हो गया सेकेंड पर्सन और एक हो गया थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में फर्क क्या है? फर्स्ट पर्सन जो खुद बोल रहा हो, जो खुद बोल रहा हो स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन के एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं आई मतलब मैं, वी मतलब हम, आई या फिर वी। सेकेंड पर्सन में आप ले सकते हैं यू। थर्ड पर्सन में हम बात करते हैं जब जिसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब ही, शी या फिर इट, जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हम किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली एक नाउन भी यूज कर सकते हैं। नाउन जिसमें हम, जैसे इफ मैं आपका किसी का भी एक पर्टिकुलर एक नेम उठा लूं, जैसे कि रिया, तो रिया क्या है? रिया अगर मैं बोलूं रिया इज प्लेइंग, तो रिया खेल रही है। मैं रिया जो यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ये ही है, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये सिंगुलर फॉर्म में तो है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, बट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ स्टूडेंट्स एक रूल होता है कि या तो हम ई एस का यूज करेंगे या फिर सिर्फ एस का यूज करेंगे, या तो हम ई एस का यूज करेंगे या सिर्फ एस का। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, नॉट गो। ओके, एक हो गया, एक हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नीचे दिया गया है जो थोड़ा ट्रिकी भी है, विच इज ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें जो ये स्टूडेंट्स दिया गया है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? मिस्टेक कर देंगे, इसे सब्जेक्ट समझ लेंगे, इसे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट समझ लेंगे, राइट। बट स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट है ईच। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ईच। और ईच किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? ईच सिंगुलर फॉर्म में, जबकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स था ये प्लूरल फॉर्म में था, राइट। जो यहाँ पे हमारा ये स्टूडेंट्स था ये प्लूरल फॉर्म में था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते? बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट देख करके, क्योंकि स्टूडेंट्स के हिसाब से ये सब्जेक्ट था, तो प्लूरल सब्जेक्ट देख के वो वर्ब भी प्लूरल लगा देते, यानी कि इसकी जगह वो आर लगा देते। बट वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, नॉट आर। आर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सब्जेक्ट क्या है? एग्जैक्ट सब्जेक्ट है ईच। तो ईच के साथ जो भी हम वर्ब यूज करेंगे, यानी कि जो ईच हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब कौन सा यूज होगा स्टूडेंट? सिंगुलर। तो इज आर वर्ब। नेक्स्ट वी हैव टेंसेस। जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको एक ऐसी दिया गया है, वो हमारे पास टेंस दिया गया है। स्टूडेंट्स, टेंसेस देखा जाए तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, बट एक बार आपने अगर इन्हें समझ लिया, सो ये काफी स्कोरिंग भी होता है। स्टूडेंट्स,
टेंसेस में एज यू ऑल नो, टेंसेस आपने थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़े होंगे, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ टेंस इतनी है? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज टेंसेस की 12 फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, इनकी भी फोर फोर फॉर्म्स होती हैं, राइट? लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? सो इसी तरह हमारे पास चार चार फॉर्म्स होती है तीनों टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस की भी, पास्ट टेंस की भी एंड फ्यूचर टेंस की भी, स्टूडेंट्स। एंड ये करता क्या है, टेंसेस का रूल क्या है? ये टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, यानी कि जिस वक्त वो कार्य हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ये टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं, स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ यू कैन चेक, शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years। एंड नीचे आपको एक कॉमन एरर भी दिखाया गया है, शी इज वर्किंग हेयर सिंस 5 years। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने इसे क्रॉस कर रखा है, मींस ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो दोनों में गलती क्यों हुई स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है शी इज वर्किंग हेयर सिंस 5 years, मींस इफ आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस पे लिखा है इज वर्किंग हेयर। एंड इफ आपको रूल याद है, तो ये रूल जो अप्लाई होता है इज वर्किंग, ये रूल जो अप्लाई होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स कौन सा रूल अप्लाई होता है? इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, यानी कि इज वर्किंग, इज जो यूज होगा हमारा, एंड प्लस जो वर्क हमारा वर्ब है और उसके साथ आईएनजी, इज वर्किंग, ये यूज होता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल में होता क्या है? ये टेम्परेरी एक्शन को दर्शाता है, टेम्परेरी या फिर करंट एक्शन भी आप कह सकते हैं, जो सिर्फ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसमें सिंस या फॉर टाइम पीरियड यूज नहीं होता स्टूडेंट्स। वेयर एज अगर आपको रूल याद है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें जो बेसिकली एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और आज भी चल रहा हो, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एक सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, शी हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, यानी कि वो यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये, कहीं ये नहीं लिखा कि कर रही थी, शी वर्कड, वर्कड नहीं लिखा है, बल्कि सेंटेंस हमसे कह रहा है कि वो अभी भी कार्यरत है, वो पिछले 5 सालों से यहाँ पे कार्यरत है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है स्टूडेंट्स। एंड इस तरह के जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा हो, वो स्टूडेंट्स सेंटेंस काउंट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टूडेंट्स रूल क्या है? इसका रूल ये है कि इसमें आप हैज यूज करेंगे, जैसा ऑलरेडी यहाँ पे यूज है, ठीक है? हैज या हैव दोनों में से कोई एक चीज यूज होगी, प्लस इसके साथ यूज होगा हैज या हैव बीन, प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी। ओके, दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा था सेंटेंस, इसलिए ये वाला करेक्ट था। और ये एक कॉमन एरर था स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस, ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सिंस देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो ये फॉर है, ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये फॉर है, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि कितने साल। और यहाँ पे जो ये सिंस है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट करा जा रहा है। एंड अनदर एग्जांपल आल्सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप सबको पता होंगे, ए एंड द, लेकिन इनके भी रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एंड इनके रूल भी सिंपल से हैं। यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद। ओके, हमारे पास वॉवल्स कितने हैं? हमारे पास वॉवल्स 5 हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास 21 अल्फाबेट्स रह जाते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट स्टूडेंट्स। एंड कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स होती है मोस्टली स्थिर होती है। एंड स्टूडेंट्स, जो ये ए यूज होता है, ये यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, एन यूज होता है वॉवल साउंड्स के साथ। एंड जो हमारा दा है, ये जो एक स्पेसिफिक थिंग है दा, ये दा जो है ना स्टूडेंट्स, ये यूज होता है स्पेसिफिक थिंग्स के साथ। ओके, जैसे एन हॉनेस्ट मैन, एन
ऑनेस्ट मैन, जब हम इसे बोलते हैं ऑनेस्ट, तो हम इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, अ की आवाज निकालते हैं। उसी तरह जब हम सन की बात कर रहे हैं तो सन एक स्पेसिफिक थिंग है, इसलिए हम उसके साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं। बट वहीं जो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अगर आप ध्यान से सोचें तो यहाँ पे जो ये यू है, आपको जो ये यूनिवर्सिटी में यू दिखेगा, आपको यही लगेगा कि ये तो एक वॉवल है, सॉरी, ये तो एक वॉवल है, तो हमें इसके साथ क्या यूज करना चाहिए, हमें इसके साथ एन यूज करना चाहिए। बट नहीं, जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एंड वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ए यूज करते हैं स्टूडेंट्स। Before moving towards our next pillar, our pillar 2, which is our learn from PYQs, before moving towards it, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर नोटबुक स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी पर्सनल ग्रामर नोटबुक बनाइए। ये पॉइंट ना स्टूडेंट्स आपका लाइफ बदल देगा, सीरियसली। एक छोटी नोटबुक रखो जिसमें आप नोट करोगे, एंड नोट्स क्या क्या करने हैं हमें, हमें नोट करना है सभी फंडामेंटल रूल्स, उनके एक्सेप्शंस एंड ट्रिकी केसेस, योर ओन एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल आप उसमें लिखना चाहो, ओके okay? कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, वो एग्जाम्पल्स भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक लॉग, जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो या जो भी मिस्टेक्स आपने प्रीवियसली कहीं करी हैं, उन सभी मिस्टेक्स को आप उसमें लिख सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हम एनालाइज करेंगे, हम खुद भी यहाँ लेक्चर्स में एनालाइज करेंगे आगे सीरीज में, एंड आप भी पर्सनली कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज मैं आपको यहाँ सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करेंगे या उसे चेक करेंगे, तो जो उसमें पैटर्न था या जो एक मिक्स्ड पैटर्न उसमें आया है, या पैटर्न एनालिसिस करेंगे कि शुरू में पैटर्न कैसा था एंड अब आते आते पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सभी चीजें हम अपनी इस नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर हमारे पास तो नोटबुक है, या हमने पहले से बनाई है, या सर हमें नोटबुक की जरूरत क्या है। सभी स्टूडेंट्स एक बात समझ गए, आपके पास जो प्रीवियस नोटबुक्स है, इफ आपने उसमें ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन करी है, कौन सी, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, देन इट विल बी वेल एंड गुड। इफ नहीं करी है तो यू हैव टू मेंटेन अ न्यू नोटबुक इफ यू वांट टू स्कोर हाउ मच, 40 plus, if you want to score how much students, 40 plus, just a second, yeah, 40 plus, so you have to maintain a notebook students, क्योंकि इंग्लिश एक मेमोरी बेस्ड प्लस लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक मेमोरी बेस्ड और लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। जब आप अपनी नोटबुक खुद बनाते हो तो दिमाग में कंसेप्ट परमानेंट पॉइंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल एंट्री करनी है आपको नोटबुक्स के अंदर, जैसे एक रूल हम देख सकते हैं, यहाँ नीचे मैंने मेंशन किया है, नीदर नॉर एग्रीमेंट रूल, ठीक है। नीदर और नॉर हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री करता है। जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वर्ब मैचेस स्टूडेंट्स, राइट। सो ये नोटबुक रिवीजन के समय एक बहुत बड़ा वेपन बनेगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बोर्ड पे आपको एक चीज शो हो रही होगी, रूल्स प्लस एग्जाम्पल इज इक्वल टू मास्टरी। स्टूडेंट्स रूल्स सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है कि मैंने आपको रूल्स बता दिए, आपने सिर्फ एक बार सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या एक बार कॉपी में लिखा एंड उसके बाद उसे रिवाइज नहीं करा। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, हमें रूल्स को रिवाइज करना है। एंड एक लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, यू मस्ट क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे खुद के एग्जाम्पल्स क्यों क्रिएट करने सर, क्या आप हमें एग्जाम्पल्स नहीं दोगे? ऑफ कोर्स दूंगा, मैं आपको यहाँ सभी तरह के एग्जाम्पल्स दूंगा। बट स्टूडेंट्स जो चीजें दूसरों ने करके आपको दे दी उसमें ज्यादा मजा आता है, या जो आप खुद करते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है? ऑफ कोर्स जब आप घर पे खाना अपने हाथों से बनाते हैं और फिर उसे खाते हैं तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है, भले ही अच्छा ना बनाओ लेकिन टेस्ट जरूर आता है, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आप खुद अपने खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, इंसान गलतियों से सीखता है स्टूडेंट्स। जब यहाँ पे आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, गलतियां भी करेंगे, उनसे सीखेंगे भी, और यही आपको आगे जाके एग्जाम्स में एक बोनस पॉइंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? बोनस पॉइंट्स की तरह स्टूडेंट्स।
आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप रूल को लर्न करिए। सबसे पहले हमें रूल लर्न करना है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड द ग्रामर कंसेप्ट थॉरोली विद इट्स लॉजिक एंड रीजनिंग। हमें लॉजिक और रीजनिंग के साथ ग्रामर के सभी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड यानी समझना है। रिमेंबर, रट्टा नहीं मारना, लर्न नहीं लिखा, अंडरस्टैंड द ग्रामर कंसेप्ट। रूल याद रखने होंगे आपको। ऑफ कोर्स आप रूल नहीं चेंज कर सकते एंड यू आर नॉट अ डिस्कवर जो आप रूल इन्वेंट करें, राइट? रूल ऑलरेडी इन्वेंटेड है, रूल ऑलरेडी मेंशन्ड है। हमें क्या करना है? हमें रूल्स सिर्फ याद करने हैं और ग्रामर के कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स। Then create three examples. Write original sentences applying the rule. Use familiar context from your life. मीन्स आप अपनी लाइफ से कोई भी फेमिलियर कंटेक्स्ट या कोई भी एक फेमिलियर इंसिडेंट उठा के उस पे एक ग्रामर सेंटेंस बना सकते हैं। रिमेंबर, ग्रामर सेंटेंस, कोई ऐसी फॉर्मल राइटिंग नहीं करनी है आपको, सॉरी इनफॉर्मल राइटिंग नहीं करनी है आपको, बल्कि आपको प्रॉपर ग्रामर एंड टेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर 3 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं डेली स्टूडेंट्स। देन एक्सप्लेन टू समवन मीन्स आप किसी को भी, अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी को भी आप वो रूल्स एक्सप्लेन कीजिए स्टूडेंट्स, उन्हें समझाइए। बिकॉज टीचिंग सॉलिडिफाइज लर्निंग। टीचिंग सॉलिडिफाइज यानी कि टीचिंग मजबूत करती है याद करने के पैटर्न को स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं which will of course gonna motivate you also। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का हमने एक एग्जांपल लिया है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर एसएससी सीजीएल फॉर 6 months एंड माय स्कोर्स आर इंप्रूविंग एवरी वीक। यहाँ पे जो ये हैव बीन वर्किंग आया स्टूडेंट्स, हैव बीन प्रिपेयरिंग, सॉरी हैव बीन प्रिपेयरिंग जो ये आया है स्टूडेंट्स। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स कि ये वो चीज है जो पहले से चलती आ रही है और अभी आगे भी चलने वाली है, राइट? पहले से जो एक्शन चलता आ रहा है और आगे भी चलने वाला है स्टूडेंट्स। तो उस इस सेंटेंस को जो पहले से चलती आ रही है और आगे भी चलने वाली है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड ऐसी टेंसेस में स्टूडेंट्स हम हैज या हैव का यूज करते हैं, प्लस उसके साथ हम बीन यूज करते हैं, हैज बीन या हैव बीन, प्लस इसमें जो वर्ब यूज होता है स्टूडेंट्स उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, हैव बीन प्रिपेयरिंग या हैज बीन प्रिपेयरिंग, राइट? नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैंने आपको नीचे भी दिया है, ये पैसिव वॉइस का है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द एग्जाम पैटर्न वाज चेंज्ड बाय द कमीशन लास्ट ईयर टू मेक इट मोर चैलेंजिंग, राइट? द एग्जाम पैटर्न वाज चेंज्ड बाय द कमीशन लास्ट ईयर टू मेक इट मोर चैलेंजिंग। पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स एक्शन सब्जेक्ट पर होता है, पैसिव वॉइस में एक्शन सब्जेक्ट पर होता है स्टूडेंट्स। एंड इस सेंटेंस में यहां हमारा सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स? कमीशन। हमारा सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स? कमीशन। ये कमीशन हमारा सब्जेक्ट है एंड यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इज आर ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स ये जो पूरा सेंटेंस चल रहा है ये पैसिव वॉइस में एंड ये सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है। पास्ट टेंस में क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यूज करा है was। Here we use was एंड ये पूरा सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स ये सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है। ओके यहाँ पे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखा, एज यू कैन सी पहले ऑब्जेक्ट है एग्जाम पैटर्न, प्लस इसके साथ क्योंकि ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये पैसिव वॉइस में तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके साथ was यूज होगा स्टूडेंट्स, देन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, देन by एंड देन हमारा सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट यू कैन चेक students should practice at least 50 questions daily if they want to score above 40 marks। ये मॉडल वर्ब का एक एग्जांपल आपको दिया गया है। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मॉडल वर्ब्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट जैसी सर्टेनिटी को दिखाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये मॉडल वर्ब है, राइट? अब इसमें मॉडल किस चीज को है? बिकॉज यहाँ पे ये जो शुड है ये किस चीज को दर्शाता है? ये एक एडवाइस है स्टूडेंट्स या एक रिकमेंडेशन है। स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस। ये एक सजेशन है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने चाहिए इफ उन्हें 40 प्लस मार्क्स लेकर आने। नाउ स्टूडेंट्स ये जो तीनों मैंने आपको सेंटेंस दिए थे ये कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही थे। I have been preparing for SSC CGL for 6 months and my scores are improving every week.
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस वक्त ये लेक्चर देख रहे होंगे। तो ये सेंटेंस एग्जैक्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पिछले 6 महीने से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीरीज के जरिए उनकी प्रिपरेशन या उनके स्कोर्स हर हफ्ते इंप्रूव भी कर रहे हैं। सेकेंड, द एग्जाम पैटर्न वॉज चेंज्ड बाय द कमीशन लास्ट ईयर टू मेक इट मोर चैलेंजिंग। यानी कि एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर से ज्यादा चैलेंजिंग कर दिया गया कमीशन द्वारा, टू मेक इट मोर चैलेंजिंग। And students should practice at least 50 questions daily if they want to score above 40 marks. Means अगर उन्हें 40 से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उन्हें डेली एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड इट्स अ सजेशन एंड इट्स अ मॉडल वर्ब। देन वी कम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पिलर व्हिच इज पीवाईक्यू ही असली गुरु है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्ड एग्जाम साइकोलॉजी। नो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही पावरफुल सा ट्रुथ है कि जो एग्जामिनर है ना वो पैटर्न को रिपीट करता है। लिसन वंस अगेन स्टूडेंट्स, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चंस। एग्जामिनर क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता स्टूडेंट्स, रादर देन दैट एग्जामिनर पैटर्न रिपीट करता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हैं, अप्रोक्स 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पिछले 15 साल या जब से एसएससी या यूपीएससी या जो भी एग्जाम कमिटीज हैं जब भी वो बनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तभी से बैठ के तब से सारे क्वेश्चन पेपर्स निकालिए। नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स, जस्ट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं एंड उन्हें सॉल्व करना है बहुत सिस्टमैटिक वे में। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप एग्जामिनर की तरह सोचने लगेंगे, आप ग्रामर रूल्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जो टेस्ट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या आप ये भी समझ पाएंगे कि वो ऑप्शंस को कैसे फ्रेम करते हैं बहुत ट्रिकी मैनर में। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जाम में जब हम टिक करने जाते हैं तो ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं, बिकॉज सारे ऑप्शंस मोस्टली सेम सेम से दिख रहे होते हैं। तो कई बार एग्जामिनर जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे फ्रेम करता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रिकी लगते हैं एंड वो कॉमन ट्रैप्स कहाँ बिछाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स जस्ट एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक विंडो है एग्जामिनर के दिमाग में झांकने के लिए। क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो ये एक विंडो की तरह काम करेगा उसके दिमाग में झांकने के लिए। जो स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, यानी कि 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, उन पे मास्टर्स हासिल कर लेते हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन पेपर्स लिखे हुए हैं, सॉरी कुछ कॉमन कॉमन टेस्ट लिखे हुए हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। इन क्वेश्चन पेपर्स में या इन एग्जाम्स में सॉरी, ये फोकस करते हैं एरर स्पॉटिंग पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। ओके, देन रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी, ये फोकस करते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स पे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। इफ हमने इनके प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया तो हम इन पैटर्न्स को इजीली समझ पाएंगे कि इसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस या सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न क्या होता है। सिमिलरली जब हम बैंकिंग आईबीपीएस या एसबीआई जैसे प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेंगे एंड उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या फ्रेज रिप्लेसमेंट जैसे क्वेश्चंस के पैटर्न इजीली समझ में आ जाएंगे। Now students, most repeated errors, most repeated errors या error patterns in एग्जाम में जो मोस्टली रिपीट करे जाते हैं एरर पैटर्न्स, मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को हाईलाइट कर दिया है, जैसे although एंड but का कंफ्यूजन। जैसे यहाँ पे दिया गया although he was tired but he completed the work, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करेक्ट लग रहा होगा, but it's not. Why? Because या तो हम ऑल्दो यूज कर सकते हैं या बट, दोनों साथ में हम यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो एंड बट हम साथ में यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। देन एक नेक्स्ट एरर है स्टूडेंट्स, बिकॉज एंड देयरफॉर का मिक्सअप। बिकॉज इट वाज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड होम, बट ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज हम बिकॉज एंड देयरफॉर दोनों को साथ में यूज नहीं कर सकते। Either we'll write because it was raining we stayed home, or either we'll write it was raining therefore we stayed home। हम because and therefore दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अब आप पूछेंगे क्यों? स्टूडेंट्स ये रूल है,
एंड रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट एरर, ईदर और एंड नाइदर नॉर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, ईदर राम और श्याम आर कमिंग, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ईदर राम और श्याम आर कमिंग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आर का यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, राइट? तो हमें जब सब्जेक्ट हमारे पास दो हो चुके हैं तो प्लूरल हो चुका होगा सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल यूज किया, बट नो, वर्ब जो एग्री करेगा स्टूडेंट्स, वर्ब जो एग्री करेगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से करता है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? श्याम, राइट? एंड हमारा श्याम किस फॉर्म में? सिंगुलर में। तो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो श्याम है वो सिंगुलर फॉर्म में, तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हम वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट एरर, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ही इज हार्ड वर्किंग। नाउ स्टूडेंट्स, ये मेंटेन करेगा एक पैरेलल स्ट्रक्चर को दोनों पार्ट्स में, क्योंकि दोनों पार्ट्स अलग अलग थे। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ही इज हार्ड वर्किंग। नाउ ये दो अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है, यानी कि दो अलग अलग क्वालिटीज को दर्शा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन की, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, राइट? तो ये दोनों अलग अलग पार्ट्स को एक पैरेलल स्ट्रक्चर में मेंटेन करके रखेगा, इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा से ही इज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इसकी जगह ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना नहीं, बल्कि हमें उससे एग्जाम पैटर्न्स या क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एनालाइज करना है स्टूडेंट्स। बिकॉज एक एग्जामिनर क्या करता है, वो सेम ट्रैप डिफाइन करता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो 40 प्लस स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होता है। कैसे? क्योंकि जो 40 प्लस स्कोर करते हैं ये स्टूडेंट्स पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर हर साल नए क्वेश्चंस नहीं बनाता है। रिमेंबर, एग्जामिनर पैटर्न को सेम रखता है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका पैटर्न सेम होगा, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो उनका पैटर्न है वो सेम होगा। एंड इसीलिए पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आपने एक बार उन्हें क्लियरली स्टडी कर लिया तो आप एग्जाम के पैटर्न को इजीली समझ जाएंगे। एंड उसके बाद आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको जब पैटर्न पता होगा तो वो क्रैक करना या वो सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। 2020 एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो ही वाज टायर्ड बट कंटिन्यूड वर्किंग। देन 2021 रेलवे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड। देन उसके बाद 2022 में बैंकिंग पीओ में एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो इट वाज एक्सपेंसिव बट वी बॉट इट। देन एक 2023 में डिफेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो द टास्क वाज डिफिकल्ट बट कंप्लीटेड। नाउ पैटर्न को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम पैटर्न यूज हुआ है, ऑल्दो एंड बट वाला। यहाँ पे सेम पैटर्न यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑल्दो बट, ऑल्दो शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ऑल्दो बट, ऑल्दो एंड बट, सेम पैटर्न यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। एंड चारों एग्जाम्स अगर आप देखें तो चारों ही एग्जाम्स चार डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हुए हैं, एंड चार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स भी हैं, राइट? सेंटेंस चारों एग्जाम में बदल गया, बट जो एक ग्रामर का ट्रैप था ना, वो सेम रहा स्टूडेंट्स। इसीलिए पीवाईक्यूज के जो एनालिसिस है वो इतने वैल्यूएबल रखे गए हैं स्टूडेंट्स। एक रैंडम प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाने से अच्छा है, या कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है, कि सबसे पहले हम अपने रूल्स को क्रिस्टल क्लियर करें, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं एंड पैटर्न रिकग्नाइज करें, एंड उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें। Now students, here we reach to our next pillar, our third pillar, which is daily vocabulary building. Consistency beats intensity. Now students, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, एक ही दिन में बैठ के वो कोशिश करते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स याद करें, बिकॉज वोकेबलरी में मल्टीपल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो एक ही डे में मल्टीपल वर्ड्स लेके बैठ जाते हैं, एंड वो कोशिश करते हैं कि सारे वर्ड्स का रट्टा मार लिया जाए। स्टूडेंट्स,
ये कभी वर्क नहीं करने वाला। आपके ब्रेन को भी ना एक डेली रिपीटिशन की ज़रूरत होती है, ताकि वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके स्टूडेंट्स। एक ट्रिक है इसके लिए, आप डेली सिर्फ 10 वर्ड्स याद कीजिए। आपको ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेली 10 वर्ड्स याद करने हैं स्टूडेंट्स। और 10 वर्ड्स भी वो कोई ऐसे रैंडम वर्ड्स नहीं उठाने कि आपको एक डिक्शनरी खोलनी है, उसमें ए, बी, सी, डी से स्टार्ट हो जाना है। तो ऐसे तो स्टूडेंट्स थाउज़ेंड्स एंड नंबर्स ऑफ वर्ड्स हैं, आप कहाँ तक याद करेंगे? सो स्टूडेंट्स, हमें वो नहीं करना। हमें एक्चुअल में सिर्फ कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट वर्ड्स उठाने हैं, जो एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रेगुलरली पूछे गए हैं या आए हैं। और इसीलिए पीवाईक्यू मैंने सेकंड पॉइंट पे रखा था, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि पिछले 5 इयर्स में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो रेगुलर हमारे एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे गए हैं, राइट? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा कि हमें डेली कम से कम 10 वर्ड्स याद करने ही करने हैं स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एवरी वीक, जैसे ही एक वीक कंप्लीट हुआ, तो आपने प्रीवियस 7 डेज में जो 70 वर्ड्स याद करे हैं, आपको उनका एक रिपीटिशन देना होगा स्टूडेंट्स। आपको उन्हें एक बार दोबारा बुक खोलनी है, या जहाँ कहीं पे भी आपने वो वर्ड्स लिखे हैं या जैसे भी आप उसे याद कर रहे हैं, आपको वो खोलनी है, आपको उन्हें याद करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स जो एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, मैंने वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। एंड एज दिस सीरीज इज वर्किंग फॉर ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, हर जगह से क्वेश्चंस या वर्ड्स उठाए हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, abundant, abundant, accurate, adverse, ambiguous, apt, benevolent, brief, capable, cautious, competent, conceal. Then we have diligent, eager, eloquent, genuine, hostile, inevitable, optimistic, persistent, reluctant, sincere, sufficient, vigilant. नाउ स्टूडेंट्स, एक परफेक्ट लर्निंग मेथड मैंने यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिया है। इफ आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, आई मीन द पैटर्न यू कैन फॉलो, इफ आपको समझ आए एंड आपको अच्छा लगे तो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले एक वर्ड चूज करना है, जिसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड चूज किया है, रिलेक्टेंट, राइट? इसका हमें मीनिंग देखना है। व्हाट्स इज मीनिंग? अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, यानी कि किसी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो हमें बहुत हेजिटेशन सा फील होता है, हमें बहुत हिचकिचाहट सी फील होती है जब हम कोई कार्य करने जाते हैं। देन इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे, हेजिटेंट, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड एंड रेजिस्टेंट। इसके एंटोनियम्स भी हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ईगर, विलिंग, एंथुजियास्टिक एंड कीन। देन इसे हम एक सेंटेंस में पोर्ट्रे करेंगे, शी वॉज reluctant to speak in public but gradually overcome her fear through practice. Now students, अगर आप इसी तरह डेली 3 सेंटेंस एक वर्ड से क्रिएट कर लेंगे तो आपको ये एकदम सीमेंटेड फॉर्म में आ जाएगा आपके ब्रेन के अंदर। Then we come to our next pillar, which is regular mock test. Practice doesn't make man perfect. Analysis does. Students, आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैंने तो यहाँ पे इसे रॉन्ग कर दिया। मैंने इसे क्या लिख दिया, प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और वी कैन से अभी हम बात कर रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए। यहाँ पे एक ब्लाइंड प्रैक्टिस आपको परफेक्ट नहीं बनाने वाली स्टूडेंट्स, बट एनालिसिस डस। अगर आपको रूल्स याद है, आपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लिया स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप परफेक्ट बन सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक मॉक टेस्ट को बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के या बिना कोई रूल जाने या बिना किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही जैसे आप ट्रेडमिल पे भाग, ट्रेडमिल पे जब इंसान भागता है तो बेसिकली सिर्फ एक एक्शन हो रहा है, बट उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका अपकमिंग या उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, राइट? द रियल लर्निंग हैपेंस आफ्टर द टेस्ट। जब आप एक रेगुलर टेस्ट, जब आप एक एक्चुअल टेस्ट देते हैं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, वीकली, फुल लेंथ, मॉक्स। सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं देना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कौन सा एक वर्ड यूज हो रहा है, फुल लेंथ मॉक्स, यानी कि आपको फुल लेंथ यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ मॉक्स देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक सिंगल टॉपिक चूज कर लिया, जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक चूज कर लिया या सिर्फ एक पैरा जंगल उठा लिया। नो स्टूडेंट्स, मिक्स्ड करिए उसे।
एंड मिक्स टॉपिक्स में से आपको फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका ब्रेन ना टॉपिक वाइज नहीं चलता स्टूडेंट्स। फुल मॉक आपको सिखाता है टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, सेक्शन सिलेक्शन एंड क्वेश्चन एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, देन डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस, स्टूडेंट्स हमने मॉक दे दिया, मॉक देने के बाद हमें पता चल गया कि हमने कितने क्वेश्चन सही करे थे, कितने गलत करे। अब जो क्वेश्चन सही हुए वेल एंड गुड, बट जो क्वेश्चन गलत हुए हमें उन्हें डीपली एनालाइज करना चाहिए स्टूडेंट्स। हमसे कहाँ गलती हुई, एग्जैक्टली क्या गलती हुई और क्यों वो गलती हुई। एंड हमें ध्यान, ये एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना हो स्टूडेंट्स। देन मिस्टेक डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी गलतियां हमने करी हैं स्टूडेंट्स, गलतियों से ही इंसान सीखता है, हमें भी सेम चीज करनी है। जितनी भी गलतियां हमने करी और हमारी गलती की वजह से जो हमारे एग्जाम में या हमारे मॉक टेस्ट में जो भी हमारी गलती की वजह से हमारे मार्क्स लेस हुए, हमें उन्हीं गलतियों को सुधारना होगा स्टूडेंट्स, राइट। एंड इसके लिए हमें उन सारी गलतियों को अपनी नोटबुक पे लिख लेना चाहिए, जैसा भी हमें कंफर्टेबल है हम वैसा कर सकते हैं, राइट। बट हमें अपनी गलतियों से सीखना जरूर है स्टूडेंट्स। देन टारगेट रिवीजन। टारगेटेड रिवीजन, हमें हर थोड़े टाइम के बाद अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हो गया तो रख दो बुक साइड पे, हो गया जो होना था, अब एग्जाम के बाद ही देखा जाएगा। नो, नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स। रेगुलर रिवीजन करना है, एक टारगेट सेट करना है कि इतने टाइम तक हम अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे एंड उसके बाद इस टाइम पर या इस एक पर्टिकुलर डेट को बैठ के या इस एक पर्टिकुलर डे को बैठ के हम अपना पूरा रिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं जो मैंने लिखी है, जो बच्चा अक्सर एग्जाम में कर देता है। जैसे कंसेप्ट एरर। You don't understand the grammar rule, require concept revision with examples। मीन्स आपको कोई भी ग्रामर का रूल, कोई भी या कोई सा भी, मीन्स एनी ऑफ द वन और ऑल, कोई सा भी आपको ग्रामर का रूल याद नहीं है या समझ नहीं आया जिसकी वजह से आप एग्जाम में बैठ के गड़बड़ कर आए, या एग्जाम में आपने आंसर गलत कर दिया या लिखा ही नहीं, या सॉरी दिया ही नहीं, चूज ही नहीं किया आपने करेक्ट आंसर। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तैयार करके जाएं और वहां जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो टेंसेस से पूछ लिया जाए, और आपने तो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रिपेयर करा था। सो क्या होगा, आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टेंसेस वाले क्वेश्चन है वो आप सारे छोड़कर आ जाएंगे, राइट। वो चीज नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हमें अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। रीडिंग एरर मीन्स यू मिस रीड द क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस कॉमन अंडर टाइम प्रेशर। मेनली कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास टाइम कम रह जाता है या थ्रू एनी मीन हमारा फोकस या तो मैथ्स पे ज्यादा है या रीजनिंग पे ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश जो कि एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम उसके क्वेश्चंस गलत रीड कर लेते हैं या फिर उसके आंसर्स या उसके ऑप्शंस जो है वो गलत रीड कर लेते हैं, एंड हम उसमें गलत जगह टिक लगा देते हैं या गलत आंसर चूज कर लेते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स। देन अ सिली मिस्टेक, यू न्यू द आंसर बट मार्क्ड रॉन्ग ऑप्शंस। यानी कि आपको आंसर आता तो सही था बट गलती से आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। बट डोंट वरी, ये फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है बट फिक्स हो सकता है इजीली। देन इट कम्स विद गेसिंग एरर। मींस आपको क्वेश्चन देख लिया, आपको ये समझ में चार ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। नाउ फ्रॉम दोज फोर ऑप्शंस आपने दो को एलिमिनेट कर रखा, आपको पता है दो ऑप्शंस सही हैं, सॉरी दो ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर्स नहीं है। अब बचते हैं दो क्वेश्चंस, अब आप उन दोनों में बैठ के गेस करते हो, तुक्का लगाते हो, एंड तुक्के तुक्के में या गेस करने में आपने गलती से एक रॉन्ग आंसर चूज कर लिया स्टूडेंट्स। ये एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आई जेन्युइनली न्यू अबाउट इट। बट यहाँ पे गलती क्या है, तुक्का लगाया ही क्यों है आपने, वो चूज किया ही क्यों है, आपको पार्शियल नॉलेज है ये इस बात का सबूत दे रहा है। सो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, अगेन हमें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए स्टूडेंट्स। देन टाइम प्रेशर एरर मींस जब हमारे पास टाइम कम रह जाता है तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी वही क्वेश्चंस रीड करेंगे, सिली मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चंस रीड करेंगे एंड गलत ऑप्शंस पे टिक कर देंगे। ऑल दो हमें आंसर आता था, हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर थे, बट हमने गलती क्या करी, हमारे पास टाइम कम था इसीलिए हमने गलत ऑप्शंस चूज कर लिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अभी तक हमने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी देख ली है स्टूडेंट्स। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर हम
पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे एंड रेगुलर मॉक देंगे, और यही हमें दिलाएगा स्टूडेंट्स एक गारंटेड सक्सेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा डेली एक्शन प्लान भी लिखा गया है, जिसमें मॉर्निंग में 1 आवर आपको सिर्फ एक न्यू ग्रामर कंसेप्ट को याद करना है। 10 वोकैबुलरी वर्ड्स जो मैंने आपको कहा है वो आपको डेली करने हैं। ठीक है, ये आफ्टरनून वाला टारगेट हम जब अपना बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, ये हमें वहां से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। इवनिंग में रिवाइज वीक कंसेप्ट्स, create own examples for today's rule, and quick vocabulary flashcard review. Students, ये आप शाम को कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने वीक कंसेप्ट्स जो भी आपके वीक हैं, उन्हें आप एक बार चेक कर सकते हैं, और जो भी हमने आज पूरे दिन में पढ़ा है या जो भी उस लेक्चर में हमने स्टडी किया है, आप उस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, या उन रूल्स के बेसिस पे या उस एक पर्टिकुलर लेक्चर के बेसिस पे आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स को क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने नीचे आपको एक फाइनल मोटिवेशन भी दिया है, ये आप ही के लिए स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज नॉट द टफेस्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट द टफेस्ट सब्जेक्ट, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू फॉलो द राइट रोड मैप। इंग्लिश एक टफ सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इंस्टेड ये एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जस्ट आपको करना क्या होगा, आपको एक करेक्ट रोड मैप फॉलो करना होगा स्टूडेंट्स। Unlike general knowledge, where you need to memorize thousands of facts, or mathematics, where complex calculations can trip you up, means जर्नल नॉलेज की तरह इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, या जर्नल साइंस की तरह इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, ना ही आपको मैथमेटिक्स की तरह इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है स्टूडेंट्स। इंग्लिश रिवॉर्ड्स सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। इंग्लिश आपको रिवॉर्ड कब देगी स्टूडेंट्स, जब आप उसे एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। एवरी कंसेप्ट यू मास्टर स्टे विद यू। जब एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं और आपने उसे अच्छे से मेमोराइज करा है, तो वो आपके साथ परमानेंट रहेगी स्टूडेंट्स। एवरी पैटर्न यू रिकॉग्नाइज बिकम इजियर टू स्पॉट। एक एक पैटर्न जो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो इजियर हो जाएगा एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा उसे स्पॉट करने के लिए। एवरी वर्ड यू लर्न एड्स टू योर पर्सनल्स। Students, personals means a collective or a collection of weapons such as guns or explosive. तो यहाँ पे ये आपके लिए एक वेपन की तरह काम आने वाला है, जितने भी वेपन्स आप यूज करने वाले हैं, बिकॉज आर स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो आर वेपन। तो जो हम एक वेपन्स लेके चल रहे हैं, उसमें ये भी आपका एक वेपन ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स who were once stuck at 20 to 50 are now consistently scoring 42 to 45 out of 50। यानी कि जो स्टूडेंट्स पहले आउट ऑफ 50 में से सिर्फ 20 मार्क्स पे आके स्टक थे, वो अब कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं कितना, 42 टू 45 आउट ऑफ 50। तो द ओनली डिफरेंस, दे स्टॉप्ड रैंडम preparations and started following this proven four pillar strategy, and you can be next। स्टूडेंट्स, जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियसली 20 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 50, वो अब 42 टू 45 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 50। एंड डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस था कि उन्होंने रैंडम प्रिपरेशंस छोड़ दी है स्टूडेंट्स, एंड उन्होंने यही फोर पिलर स्ट्रेटेजी का यूज किया है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, योर कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, बट इफ यू फॉलो दिस रोड मैप विद डेडिकेशन, you will be the one who understands English, not just attempts it. That understanding is what separates average scores from exceptional ones. Students, start today, stay consistent. Success is inevitable. With this, we'll come to an end of this lecture, students. In our next lecture, we are going to study part of speech. If you remember, जब मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट था कोर ग्रामर का। एंड कोर ग्रामर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, हम पार्ट ऑफ स्पीच को एक ओवरव्यू देखेंगे। ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बड़ा है, तो हम उसे एक लेक्चर में खत्म नहीं कर पाएंगे, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पार्ट ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच।